नमस्कार। जब हमारे सिर शर्म से झुके हों तो इस आत्मा को झकझोरने के लिए बस हल्ला बोल चाहिए। स्वागत है आपका आज तक के इस बड़े शो में, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे आपका सीधा ताल्लुक है, वो मुद्दे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, वो मुद्दे जो आपको झकझोरेंगे। हम हर दिन आपकी जिंदगी और समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर उन सब के खिलाफ हल्ला बोलेंगे जिन्होंने ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। आज तक का यह हल्ला बोल सिर्फ आपके लिए है। आप इससे जुड़िए, हमें अपने मुद्दे बताइए। आज हम उस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज पर, हमारे और आपके चेहरे पर कलंक है। हम उस घिनौनी अपराध की बात कर रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ और बच्चियों के खिलाफ किया जाता है। क्या ये? आइए देखते हैं रिपोर्ट। बिहार में स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़, बच्चियों ने डर से स्कूल जाना छोड़ा। बिहार के विक्रमगंज में कुछ मंचलों ने स्कूली लड़कियों का जीना दूभर कर दिया। गुंडे उनके साथ सरे राह छेड़छाड़ करते रहे। पुलिस ने आज तक की पहल के बाद शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चेन्नई में पॉलिटेक्निक छात्रा की खुदकुशी, रिश्तेदारों ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया। चेन्नई में एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के सुसाइड के बाद मिले नोट से यह खुलासा हुआ कि उसके रिश्तेदार ने ही नहाते वक्त उसका वीडियो बनाया था और उसे ब्लैकमेल करता था। मांड्या, चलती ट्रेन में लड़की से छेड़छाड़, लड़की ने विरोध किया तो ट्रेन से फेंका। कर्नाटक में चलती ट्रेन में एक लड़की के साथ 4 गुंडे छेड़छाड़ कर रहे थे। जब लड़की ने विरोध किया तो गुंडों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। श्रीकाकुलम में समुद्र तट पर सनसनी, बॉयफ्रेंड के सामने लड़की से छेड़छाड़। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक जोड़े का समंदर के तट पर घूमना भयानक सपना साबित हुआ। 2 गांव वालों ने लड़की के बॉयफ्रेंड को पेड़ से बांध दिया और लड़की के कपड़े फाड़ दिए। गाजियाबाद में घिनौनी वारदात, मासूम से बलात्कार की कोशिश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 5 साल की एक बच्ची लावारिस हालत में मिली। बताया जाता है कि मासूम के साथ रेप की कोशिश की गई है। जी हां, इस हल्ला बोल में आज हम उठाने वाले हैं महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ और बच्चियों के खिलाफ जिस तरह का यौन शोषण होता है, जिसमें तमाम हदों को पार कर दिया जाता है और इसका नतीजा आपने इस रिपोर्ट में देखा। हम सिलसिलेवार तरीके से तमाम मामलों को स्टडी करेंगे और हम आपको बता दें कि मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस सांसद गिरिजा व्यास हैं। साथ ही रंजना कुमारी, समाज सेविका, शायना एनसी जो कि समाज सेविका और बीजेपी नेता हैं, केएल गुप्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले रंजना जी, मैं यह सवाल आपसे करना चाहूंगा, एक लड़की को उसी का कजन, उसी का चचेरा भाई नहाते हुए उसकी यह तस्वीर लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है। हम वो रिपोर्ट बाद में भी दिखाएंगे और उसका एक मार्मिक पहलू बताएंगे, मगर उसे आत्महत्या करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि उसके परिवार को शर्मसार होना पड़ेगा। यह वाकई कैसा समाज है और इस समाज की कैसी घिनौनी मानसिकता है जिसमें हम जी रहे हैं। देखिए, इस तरह की हरकत परिवार के अंदर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, इंसेस्ट रिलेशन से लेकर के, और क्योंकि वो सब कुछ लड़की की चुप्पी का फ़ायदा उठाया जाता है। परिवार के अंदर जो परिवार की इज्जत के नाम पर एक शर्म पैदा की जाती है जो लड़की के ऊपर थोपी जाती है कि अगर तुमने कुछ कहा या इस सारी बातों के बारे में किसी को पता चला तो गलती तुम्हारी मानी जाएगी और परिवार की जो बेइज्जती होगी उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी, और आगे आने वाले जिंदगी में अगर कोई परेशानी में तुम पड़ती हो तो खामियाजा तुमको ही भरना है। ये जो मानसिकता परिवार के अंदर लड़की के मन में बनाई जाती है, उससे उसके मन में भय हो जाता है और वो डर के मारे तमाम ऐसी बातें, कोई चाचा है जो रेप करने की कोशिश करता है, कोई मामा है जो उसको कहीं लेकर जाएगा और वहां जाके मोलेस्ट करने की कोशिश करेगा, कोई कजन ब्रदर है जो इस तरह से उसकी नंगी तस्वीर खींचेगा। ये तमाम इस तरह की घटनाएं परिवार के अंदर होती रहती हैं और लड़कियों को चूंकि इतना दबाकर, इतना डरा कर रखा जाता है, वो अपना मौन नहीं तोड़ पाती हैं और उसका फायदा फिर बाकी लोग उस परिवार में जो पुरुष हैं वो उसको उठाते हैं। तो ये एक जो लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, माँ बाप
उस पर माँ बाप का ध्यान उस पर जाए, परिवार का ध्यान जाए। ये जरूरी है कि एक संवाद बच्ची और माँ बाप के बीच में लगातार बना रहे। गिरिजा जी, ऐसे में कैसा परिवार? हम तो बहुत गर्व करते हैं ना अपनी इस पारिवारिक व्यवस्था पर, मगर अगर यही पारिवारिक व्यवस्था एक लड़की को, एक महिला को सुरक्षा न दे पाए तो फायदा क्या ऐसे पारिवारिक व्यवस्था का? देखिए, मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पा रही हूँ, किन्हीं कारणों से शायद मुझे ही कहा गया है, लेकिन मैं जो सुन पाई रंजना जी को और आपके प्रश्न के थोड़े थोड़े अंशों को, उससे मुझे मेरे सामने पता नहीं कितनी तस्वीरें एक साथ उभर करके आई। आपने चचेरे भाई की बात कही, लेकिन सगे भाई के साथ, पिता के साथ बच्ची ने 3 बार ऐसे केसेस में आए, जब 3-3, 4-4 उसके अबॉर्शन हुए। खुली आंखों से वो बच्ची अपनी माँ के साथ हमारे यहाँ पर आई कि उसके साथ कुछ किया जाए, बिल्कुल मेंटली डिसऑर्डर, और उसको ऐसी स्थिति में कि पिता ही उसके साथ यदि इस प्रकार का व्यवहार करता है, कोई एक नहीं अनेक केस। और आपने सही कहा कि कैसी व्यवस्था है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि जिस प्रकार के बलात्कार के केसेस या छेड़छाड़ के केसेस हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या उन पारिवारिक संबंधों और जान पहचान के लोगों की है। इसको देख करके और इसीलिए हमने जरूरत समझी कि इसमें कानून में थोड़ा कड़ापन लाया जाए, अवेयरनेस के कार्यक्रम बढ़ाया जाए और एग्जीक्यूशन जल्दी हो। लेकिन ऐसे केसेस भी आए जिस पर हम चौंक करके हम लोग आंख बंद करके रह सकते हैं। महिला होने के नाते रंजना जी को भी शायद वो बात मालूम है कि जब माँ खुद स्वयं अपनी बेटी को पिता के पास छोड़ करके जाती हो, ये केसेस भी जब हमारे पास हैं, तब एक प्रश्न उठता है कि हमारी संवेदना कहाँ जा करके खो गई है। क्या हम संवेदनाशीलता के या केवल अपने संबंधों की केवल दुहाई देते हैं? बिल्कुल गिरिजा जी, और ये कठिन सवाल हमें उठाए जाने की जरूरत है। समझते हैं बिल्कुल, हम बात कर रहे थे परिवार के अंदर ये चीजें किस तरह से होती हैं, मगर हम तमाम पहलुओं की, यौन शोषण से जुड़े तमाम पहलुओं की बात करते हैं, और बात करते हैं पटना की। हमारे पूर्वज कहते आए हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन नारियों की पूजा तो छोड़िए, आज हमारे समाज में बहन और बेटियों को जिस निगाह से देखा जाता है, वो तो वाकई शर्मसार कर देने वाली है। बिहार में कुछ स्कूली छात्राओं ने इस वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सरेआम गुंडे तंग करते थे। पुलिस अब तक सिर्फ उस गुंडे के खिलाफ महज कार्रवाई का भरोसा दे पाई है। क्या है ये रिपोर्ट, आप भी देखिए और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रोहतास जिले के विक्रमगंज की रहने वाली इन लड़कियों और उनके मां बाप की दास्तान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 8वीं से 10वीं क्लास में पढ़ने वाली इन लड़कियों को एक दबंग और उसके मनचले गुर्गों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा था। जब हम पढ़ने जाते हैं तो वो मेरे पीछे पीछे जाता है और सुनसा रास्ता दे के छेड़खानी स्टार्ट कर देता है, और पीछे पीछे गुंडे भी लगाए रहता है। और इतना ही नहीं, वो बोलता है कि घर पे बताएगी तो तुम्हारे घर वालों को गोली मार देंगे, नहीं तो किडनैप करवा देंगे। वो हरकतें स्टार्ट भी कर चुका है, चौक पे कितने को लगा रखा है अभी मारने के लिए। पीछे से बाइक से आता था और लात से मार करके साइकिल गिरा देता था, और हमारा पैर भी कट गया था। और उसके बाद जब हम लोग ऑटो से जाना शुरू किए तो ऑटो में भी जाने लगे। जब ही ऑटो से उतरे और पैसा दे के जा रहे, तब तक से मेरा दुपट्टा खींच दिया और दुपट्टा खींच के भाग गया, और पेड़ के सामने छुपा हुआ था। तब तक भी हम लोग जा रहे थे तो उधर से आया और दुपट्टा खींचा और लेके भाग गया। लड़कियों के मुताबिक उस गुंडे का नाम मनीष कुमार उर्फ चुन्नू है, जो रोहतास जिले के विक्रमगंज के इमिरिता गांव का रहने वाला है। कभी वो सरेराह लड़कियों के दुपट्टे खींचता तो कभी उन्हें साइकिल से गिरा देता। लड़कियों और उनके माँ बाप ने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, उस गुंडे को पुलिस के हवाले भी कर दिया, लेकिन उसे थाने से ही जमानत मिल गई। ये सिलसिला 2007 से चला आ रहा था। लड़कियां इस कदर परेशान हुई कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। पीड़ित लड़कियों के परिवार ने तो शहर तक छोड़ने का मन बना लिया था। हमारी बच्ची इसके हरकत की वजह से आत्महत्या करने का वो कर रही है सब। बताइए कि अब इन लोगों का भविष्य तो खराब हो गया है इसके वजह से। अब पुलिस वाले कुछ कर भी नहीं रहे हैं। लड़कियों के माँ बाप ने आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार और राज्य महिला आयोग तक को चिट्ठी भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एक चिट्ठी आज तक को भी भेजी गई। फिर आज तक की पहल पर पुलिस ने FIR दर्ज की। रोहतास पुलिस अब दावा कर रही है कि लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले उस गुंडे पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विक्रमगंज से मनोज कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।
ये क्या नए मिलेनियम की भारत की तस्वीर है? आप विश्वास कर सकते हैं कि लड़कियां इसलिए स्कूल नहीं जा रही हैं क्योंकि वो एक गुंडा उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। क्या आप विश्वास भी कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति है? किस तरह का संरक्षण मिलता है ऐसे गुंडों को? और आप भी चाहें तो आज तक के इस अभियान से जुड़ सकते हैं। जी हां, आज तक के हल्ला बोल रहा है। आप अपनी राय हमें hallabool@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं और इसी तरह से इस शो से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि ये शो है आपके लिए। इसका सीधा ताल्लुक है उन तमाम मुद्दों से जो आपको और हमें परेशान करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हमारी राय बनी रहेगी। थोड़े से इंतजार के बाद हम लौटते हैं। शाम 6 बजे के आज तक पर आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जिसका सीधा ताल्लुक है आपसे। ब्रेक में जाने से पहले आपने गुंडे की करतूत देखी जिसकी वजह से लड़कियों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं शाइना एनसी, समाज सेविका और बीजेपी के नेता। शाइना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे ख्याल से इस खबर पे तो विश्वास भी नहीं होना चाहिए कि लड़कियां इसलिए स्कूल जाना बंद कर रही हैं क्योंकि गुंडा उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। किसी की समझ से परे है कि ऐसे शख्स को किस तरह का राजनीतिक, किस तरह का सिस्टेमिक संरक्षण मिल रहा होगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये है कि कानून से कौन डरता है, क्योंकि जो अपराधी है उनको पता है कि पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। बेलेबल ऑफेंस, वो जमानत दे के निकल आते हैं। बहुत सारे मुद्दे उठते हैं हमारे सामने। सबसे पहले है समाज में जो एटीट्यूड है, जहां ये मेल ऑब्सेशन है कि जो गलती होती है वो सिर्फ महिला करती है, कपड़े पहनती है तो महिला गलत पहनती है, उन्होंने एंटाइज किया है, वो कुछ गलत कर रही है। मुझे लगता है ये मानसिकता के ऊपर एक बहुत ही बड़ी डिबेट होने की आवश्यकता है, चर्चा होने की आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं हर एक परिवार में जो सम्मान मिलना चाहिए महिलाओं को, वो मिलना चाहिए। दूसरी बात रही कानून। मुझे नहीं लगता है कि कानून कम है, लेकिन कानून को किस ढंग से आप इन्फोर्स कर रहे हैं, या फिर आप, और यही सवाल शाइना मेरा केएल गुप्ता साहब से होगा। और यही सवाल मेरा केएल गुप्ता साहब से होगा। संक्षेप में, मुझे बहुत ही संक्षेप में मैं कहना चाहती हूं कि जब महिला आयोग जैसे महिलाओं की सुरक्षा करने जाते हैं और वहां आप विक्टिम का नाम बताते हैं, या ऐसे केसेस में जहां आपके महिला आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सेक्सी कोई आपत्ति नहीं, आपत्तिजनक शब्द नहीं है, मुझे लगता है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन ना सिर्फ पुरुष के प्रति, वो भी समाज का एक रवैया है। गुप्ता साहब, कानूनी संरक्षण यहां पर दिखाई दे रहा है इस शख्स के लिए। जाहिर सी बात है जहन में कोई डर नहीं है, इसलिए ये शख्स धड़ल्ले से काम कर रहा है। जी हाँ, महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। उनको संपत्ति में अधिकार से लगा करके बहुत से अधिकार दिए गए कि उनको पालन करने वाले कौन है? प्रशासन, जुडिशरी, इन सब में संवेदनशीलता की कमी है। जिस तबके से हम लोग आते हैं, औरतों को भोगनी बस हम लोग समझते रहे, एज ए चेटन समझते रहे हैं। और चाहे हमारे दो टॉप के रिलीजन्स हैं, दोनों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक डिपेंडेंस है और अशिक्षा है। और काउ बेल्ट एरिया में आप जानते हो अशिक्षा है और एम्पावरमेंट नहीं है। मैं आपसे बड़े मुद्दे पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं महज पटना के इस गुंडे की बात कर रहा हूं जिसे कानूनी संरक्षण मिल रहा है। बहुत स्पेसिफिक सवाल है मेरा यहां पर गुप्ता साहब। कहीं ना कहीं पता चलता है कि पुलिस किस तरह से फेलियर साबित हो रही है। नहीं, संवेदनशीलता की कमी, जो पुलिस का जो लोअर तबका जिस उससे आता है, एमसीपीज वही है। गांव रूरल एरिया में आप जानते हो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, वहीं से ये सब तबके आते हैं। तो पुलिस विभाग है, इवन मजिस्ट्रेसी में भी संवेदनशीलता नहीं, वहां भी अजीब अजीब सवाल लड़कियों से पूछे जाते हैं। परिवार की हालत तो आप देखते हैं, माँ बाप नहीं पढ़ाते हैं, न कैरेक्टर की बिल्डिंग की वो देते हैं, न मॉरल एजुकेशन, न टीचर शिक्षा देते हैं। तो आफ्टर ऑल हर तरफ औरतों की जो स्टेटस है वो भोगनी चीज है। इकोनॉमिक असली बात तो वही, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, ना शिक्षा है। रंजिता जी, संक्षिप्त टिप्पणी आपसे। रंजिता जी, संक्षिप्त टिप्पणी। हम ब्रेक में जा रहे हैं, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। चलिए, रंजिता जी से हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। महिलाएं कितनी महफूज हैं, ये तमाम मिसालें इसकी एक बानगी है और ये हमारा सिर शर्म से झुका देने के लिए काफी है। मगर इस पैनल से हम ये भी पूछेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। क्या यह महज बहस है या इसके आगे भी कुछ? वक्त तो चला एक ब्रेक का।
आज तक के इस बड़े शो हल्ला बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसा है यह समाज जहां हम औरतों की बुनियादी सुरक्षा भी नहीं दिला सकते, जहां लड़कियों को स्कूल इसलिए छोड़ देना पड़ता है क्योंकि गुंडा उन्हें परेशान कर रहा है, जहां एक लड़की इसलिए आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसी का अपना चचेरा भाई उसका एक एमएमएस बना लेता है और उसे कहीं से किसी तरह कोई संरक्षण नहीं मिलता। संरक्षण मिलता है तो ऐसे गुंडों को। हम आपको बता दें, इस खास शो में मेरे साथ 4 खास बड़े मेहमान हैं। गिरिजा व्यास जो कि एनसीडब्ल्यू की पूर्व चेयरमैन है और मौजूदा सांसद, रंजना कुमारी समाज सेविका, शायना एनसी बीजेपी नेता और समाज सेविका, और केएल गुप्ता साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। रंजना जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये तस्वीर अगर पाषाण युद्ध के भारत में हो तो समझ आती है, और मैं जिक्र कर रहा हूं पटना की उस घटना की, मगर आज इस नए मिलेनियम के भारत में भी ऐसा हो रहा है, और वो भी पटना जैसे शहर में। क्या कहेंगी आप? देखिए, पाषाण युग में शायद इतनी सामाजिक शर्म नहीं थी और जो लोग आपस में मिलजुल, ज्यादा खुलापन था रिश्तों का। एनीवे, जो पटना में हुआ उसमें 2 लोगों की जिम्मेदारी और 2 लोगों को सामाजिक शर्म और एक राजनीतिक और जो कानूनी जुर्म है उसके तहत पकड़ा जाना चाहिए। और आपका हल्ला बोल इन 2 लोगों पर हल्ला बोले तो शायद बात बन सकती है। एक तो जो मां कह रही है कि पुलिस वालों को बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया, बोलिए हल्ला उनके ऊपर कि क्यों नहीं किया उन्होंने। और दूसरा, जो लड़का है, लड़की तो सामाजिक शर्म की वजह से अब स्कूल नहीं जाएगी और लड़का खुला घूमेगा, कल और 4 लड़कियों को परेशान करेगा और उसके बाद फिर वो लड़कियां भी स्कूल नहीं जाएंगी। तो आप हल्ला बोलना है उस पर, उसकी सामाजिक, उसके चारों तरफ जो सामाजिक परिस्थितियां हैं और उनके परिवार पर। परिवार को बताइए कि आपका बेटा जब घर से बाहर जाता है तो इस तरह की हरकत करता है वो, और जो आसपास के लोग हैं वो लोग उसको सामाजिक शर्म में डालें ताकि फिर वो इस तरह की हरकत करना बंद करे और कानून उसको जुर्मी ठहराए। जी गिरिजा जी, हम शर्म में कैसे डालें जब हमारे अपने एनसीडब्ल्यू के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ऐसे ऐसे शिगुफे आते हैं जिसमें वो विक्टिम का नाम जाहिर कर देते हैं, निहायत ही असंवेदनशील बयान किए जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि यहां दिक्कत सिर्फ एक पुरुष मानसिकता की नहीं है, बल्कि एक हमारी अपनी भारतीय मानसिकता है जिसकी तमाम मिसालें हमारे सामने दिखाई देती हैं। देखिए, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती। मैं इस बात पर करना चाहती हूँ कि जो कुछ वक्त हम लोगों को उस वक्त मिला था उसमें जो आपने कहा उसमें शर्म की बात, मानसिकता की बात, उस बात को मैं पूरी तरह मानती हूँ। और आपके इस हल्ला बोल कार्यक्रम में न केवल आज अपनी उपस्थिति दे रही हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी मैं और मेरे साथी, जिसमें मैं रंजना जी की तरफ से भी कह सकती हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि न तो 164 के तहत बयान हो पाते हैं, न पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, उसके बाद में उस पर न चालान होता है, न उसका मेडिकल होता है। ये तो रेप की बात अलग जाने दीजिए। उसके बाद में जो सेक्सुअल असॉल्ट है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का जो जजमेंट के समय दिया गया बयान है, मैं उसको जरूर कोट करना चाहूंगी, जो साक्षी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ था, जिस पर हमने सेक्सुअल असॉल्ट बिल के प्रारूप को केंद्र सरकार को भेजा था और वो विचाराधीन है। उसके तहत इंडियन पिनल कोड की रेप की परिभाषा बदल दी जा रही है। इसका मैं स्वागत करती हूँ। उन्होंने कहा था कि जब कोई औरत मरती है या जब किसी की हत्या होती है तो वो एक बार मरती है, लेकिन जब किसी का रेप होता है, छेड़छाड़ होती है, तो वो हर पल मरती है। और मैं आपसे इधर निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने केवल स्कूल न जाने की बात कही, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज की मगर गिरिजा जी, माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। गिरिजा जी, ये तमाम मुद्दे आप जो बात कह रहे हैं थ्योरी में तो बहुत अच्छी है, मगर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मीडिया के दखल के बाद खुद आज तक के रिपोर्टर को एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं हमारे सिस्टम के दांत कहां हैं, कहां है वो ताकतवर घूंसा जो इन लोगों को, इस तरह के गुंडों को, उनकी एक तरह से जो वर्चस्व है वो याद दिला दे। तो यहां पर तो मुझे सिस्टेमिक फेलियर दिखाई दे रहा है। कहां है जागरूकता? देखिए, इसीलिए मैंने हमेशा मीडिया की तारीफ की। इसमें देखिए 5 तत्व बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है कानून का कड़ा होना, दूसरा एग्जीक्यूशन बाय द गवर्नमेंट एंड द पुलिस डिपार्टमेंट। गुप्ता साहब से मेरी हजारों बार बात हो चुकी है, इस बारे में भी उन्होंने कभी मदद भी बहुत बार की है। तीसरा होता है अवेयरनेस के कार्यक्रम जिसमें मानसिकताओं को बदला जाता है,
और चौथा होता है सिविल सोसाइटी की भूमिका। आपने सही कहा कि मौन रह करके जब हम लोग लड़की के साथ जब कुछ भी छेड़छाड़ होती है उसको मौन रह करके सिविल सोसाइटी देखती रहती है, चाहे निठारी का कांड हो चाहे कोई और सच तो ये है कि हमारी इस सिविल सोसाइटी में कुछ भी सिविल नहीं है। शाइना एनसी, कानून के सहारे हम लोग, शाइना एनसी, लेकिन शाइना एनसी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपके हल्ला बोल कार्यक्रम को और मजबूती के साथ हम सब लोगों को जुड़ करके इसमें सहयोग देना होगा। आपके शाइना एनसी पूरी तरह सहमत हूं। बिल्कुल शाइना एनसी, मैं आपसे जानना चाहता हूं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इन मुद्दों को लेकर आखिर कितनी जागरूकता है, कितना गंभीर है यह मुद्दा एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर? आपका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से, क्या वाकई इस तरह की चर्चाएं कभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती हैं? ये घटनाएं जो कि कहने को एक शहर, एक कस्बे, एक गली तक सीमित है, मगर उसका सीधा असर हमारे समाज पर है, आईना दिखाता है वो हमें। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो आपने देखा है कि ये केसेस ना सिर्फ का जो ये मेरा सवाल शाइना एनसीजी से था। गिरिजा जी, मैं आपके पास थोड़ी देर बाद आऊंगा। शाइना जी बोलिए। जी, जैसे कि मैं कह रही थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ही जरूरी है, ना सिर्फ एक प्रांत में, मुझे लगता है पूरे देश में, क्योंकि ये जितने भी हादसे आपने देखे हैं ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी स्टेट्स नहीं है। मुझे लगता है जब हम मानसिकता के ऊपर चर्चा करते हैं तो मानसिकता के साथ साथ कानून का खौफ बहुत जरूरी है, और इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जिस प्रदेश में है वहां आप देखेंगे कि अत्याचार यानी कि अट्रॉसिटीज अगेंस्ट विमेन कम होते हैं। आप गुजरात के हिसाब एक मिसाल के तौर पे लीजिए, वहां आप देखेंगे कि महिला ज्यादा सुरक्षित है कोई अन्य प्रांत या स्टेट से। लेकिन मैं राजनीतिक रूप न देते हुए दो चीज आपके सामने पेश करना चाहती हूं कि छेड़छाड़ के जो केसेस हैं, छेड़खानी के जो केसेस हैं, ये अवेलेबल ऑफेंस क्यों है? पुलिस क्यों सेंसिटाइज नहीं है? पुलिस जब एक्शन नहीं लेती है तो तुरंत वो एसीपी हो या गुप्ता साहब से, गुप्ता साहब, सस्पेंड करने की आवश्यकता है। 6 दशक गुजर चुके हैं इस देश की आजादी को। देखा है कि कीनन एंड रूबिन का जो केस था, बिल्कुल शाइना जी, यही सवाल, बिल्कुल अपने जान पे खेलखाड़ करके। बिल्कुल शाइना जी, आपने अपनी बात बखूबी रखा। बिल्कुल गुप्ता साहब, 6 दशक बीत चुके हैं, आपका ताल्लुक उस राज्य से है जिसकी सामंती सोच दुनिया भर में जो है वो एक तरह से लोकप्रिय है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 6 दशक के बाद अभी भी पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है? नहीं, पुलिस को तो सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ट्रेनिंग दी जाती है, पर जिस तबके से आते हैं लोअर सोसाइटी के, वहां पर सेंसिटाइज नहीं है। समाज में माँ बाप उनको क्या सिखाते हैं कैरेक्टर के बारे में? नहीं, माफ कीजिएगा, ये तर्क बहुत ही कमजोर है गुप्ता साहब। लोअर क्लास सही नहीं है, ये सामंती सोच तो हाई क्लास लोगों में भी है, मिडिल क्लास लोगों में भी है। नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट, आपकी बात को बिल्कुल बिल्कुल संवेदनशीलता की कमी है, पर संवेदनशीलता ऑलराउंड नहीं है। राजनीति लेवल पे आप देखो, राजनीति जाइए, अपर क्लास का सवाल नहीं है। 1 घंटे में 7 केसेस मिल जाएंगे आसपास। अब सुनिए ना जरा बात को, किया ही नहीं जाता। नहीं किया जाता है, पर और भी सेंसिटाइज हो जाए। राजनीति में कौन, आप 10% से ज्यादा एमपी कौन बना पाए हैं आप? क्यों नहीं उनको एम्पावरमेंट, असली की एम्पावरमेंट की बात है। अच्छा, करने की आवश्यकता है। हाँ, अच्छा सुनिए, वही और सुन लीजिए जरा, एक मिनट सुनिए। के तहत उसका बयान नहीं लेती, मेडिकल नहीं कराती, कैसे उस पर कार्रवाई होगी? चालान पेश नहीं करती, कैसे कार्रवाई होगी बताइए आप? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। देखिए, एक ऐसे मुद्दे को छू लिया है जो कि वाकई संवेदनशील है। मुकदमा मैं आपके पास आऊंगा, आप सबके पास, मगर उससे पहले हम अपने दर्शकों को यह रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। चेन्नई में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट से खुलासा हुआ है कि उस लड़की के रिश्ते में लगने वाले भाई ने उसका अश्लील वीडियो बनाया था और फिर उसे ब्लैकमेल करता था। वो लड़की तमिलनाडु के त्रिवनमलई में पॉलिटेक्निक में पढ़ती थी। उसकी उम्र रही होगी करीब 22 साल, लेकिन अपनों ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया कि उसने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में उस लड़की ने लिखा, प्यारे मम्मी पापा, आप दुखी मत होइए कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे भाई, तुम माता पिता का ख्याल रखना। पापा, आप शराब मत पीना। आप अपना कर्ज चुकाकर ये शहर छोड़ दीजिए। मेरी जिंदगी से बड़ी आपकी इज्जत है। विनोद, जगन और एझिल मेरी मौत के दोषी हैं। जब मैं नहा रही थी, उन्होंने बिना बताए मेरा वीडियो बना लिया।
उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार वीडियो को देखकर शर्म से मर जाएगा। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। उन्होंने मुझे हर रोज टॉर्चर किया। जब मैं कॉलेज जाती थी तो वो मेरा पीछा करते थे। मैं पूरे होशो हवास में ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि दोबारा इसी परिवार में जन्म लूं। तीनों लड़के और उनके परिवार का कोई सदस्य मेरे अंतिम संस्कार में हिस्सा ना ले, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सुसाइड नोट से साफ था कि उस लड़की के रिश्ते के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका वीडियो तैयार किया था और उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उन तीनों लड़कों को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा जो इस घटना के बाद खड़े हुए हैं। प्रियंवदा, चेन्नई, आज तक। इस लड़की ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि उसे डर था कि उसके माता पिता बदनाम हो जाएंगे। क्या इस समाज का दिल इतना छोटा है कि वो उस लड़की के साथ ढांढस नहीं एक तरह से जता सकता था? आखिर ये हुआ क्यों? वाकई ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम मिसालें हैं जो हमें आईना दिखाती है और बताते हैं कि हम कितने घिनौने, कितने बदसूरत हैं, और ये हमारी आत्मा तक भी जाता दिख रहा है। 4 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत जारी रहेगी मगर थोड़े से इंतजार के बाद। आज तक पर आप देख रहे हैं ये बड़ा शो, वो शो जो आपको झकझोर देना चाहता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देना चाहता है। और आज हम बात कर रहे हैं इस समाज के अंदर महिलाओं को मिलती बुनियादी सुरक्षा और जिस तरह का यौन शोषण किया जाता है। तमाम मिसालें हम आपको पेश कर रहे हैं। हम आपको बता दें 4 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रंजना कुमारी जी हमारे साथ ही मौजूद है, गिरिजा व्यास, शायना एनसी और केएल गुप्ता जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले रंजना जी, ब्रेक में जाने से पहले एक लड़की ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके चचेरे भाई ने उसका एमएमएस बनाया और जाहिर सी बात है उसे समाज से किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिल रहा था और उसी शर्म के चलते उसने आत्महत्या कर ली। क्या इस समाज में इतनी सी भी जगह नहीं है ऐसे शख्स के लिए जो ढांढस बता सके, जो एक सहानुभूति जता सके इस तरह की लड़की के लिए? ये सरासर लड़कियों के प्रति अन्याय है। ये इतना बड़ा अपराध है जो चचेरा भाई, उसको तो सबक सिखाने की जरूरत थी, उसको जेल भेजने की जरूरत थी इस तरह के अपराध में शामिल होने के लिए। उसके साथ जितना भी कुछ किया जाए कम है क्योंकि एक बेचारी बच्ची की जान गई। लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों को समर्थ बनाने के लिए परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, वो लड़की इतनी सहम गई, डर गई कि उससे ये कहते नहीं बना कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है और लड़के उसको धमकाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे, क्योंकि ब्लैकमेल करने की पॉसिबिलिटी तब आती है जबकि आप लड़की को अंधेरे में ढकेल दें। मतलब ये कि उसका कोई संवाद ना परिवार के साथ हो ना समाज के साथ हो, और जब दिखाया जाए उसके बारे में तो लोग उसको ही दोषी माने या उसकी बेइज्जती और बदनामी का डर हो। ये बिल्कुल गलत है। जिसने अपराध किया, इस समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपराध जिसने किया वो बेइज्जत और बदनाम नहीं होता है, बल्कि जिसके प्रति अपराध किया जाता है वो बेइज्जत और बदनाम होने का डर उसको होता है और उसको बार बार ये डर दिखाया जाता है। तो परिवार में माँ बाप को चाहिए, माँ बाप लड़कियों को मजबूत बनाए, माँ बाप लड़कियों को बनाए कि वो तत्काल अगर ऐसी उसके साथ घटना होती है, और आज इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझे कि लड़कियां मुंह बंद करके ना रहें। अगर घटना होती है, जो जिसने घटना किया है वो अपराधी है, जिसने गड़बड़ किया है उसके बारे में बताओ, माँ बाप को बताओ, स्कूल वालों को बताओ, पुलिस को फोन करो, सामाजिक संगठन को बताओ, चुप मत रहो। बिल्कुल गुप्ता साहब, चुप नहीं रहना चाहिए, बताना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। गुप्ता साहब, इससे बड़ा क्या आईना दिखाया जा सकता है? ये जो रिपोर्ट हमने देखी, अगर इस लड़की के जहन में विश्वास था हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर, अगर उसके जहन में विश्वास था कि अगर वो पुलिस तक जाती तो उस पर कार्रवाई होगी, ये तो एक पूरा आईना है हमारे इस पूरे देश की पुलिसिंग सिस्टम पर। नहीं, ये पुलिस तक तो पहुंची नहीं, उसको तो माँ बाप का वगैरह अपने समाज के प्रति आस्था नहीं थी कि हमें कोई सपोर्ट करेगा, माँ बाप या सोसाइटी या स्कूल टीचर। पुलिस तक तो पहुंची नहीं। पुलिस जाने के बाद जैसे बताया कि ऑलराउंड इनसेंसिटिविटी है। पुलिस अगर चालान भी कर दे तो ट्रायल होने में 10-12 साल लगने। कानून में ये सुधार हुआ कि 3 महीने में ट्रायल हो जाए। क्या कोर्ट्स बनाई गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा कि ट्रायल 3 महीने में करके सजा दे दें? तो गुंडे इसी तरह घूमते रहेंगे। नहीं, मगर उसे शर्म इसलिए आई गुप्ता साहब, उसे शर्म इसीलिए आई क्योंकि वो नहीं
चाहती थी उसके मां बाप शर्मिंदा होकर जिंदगी बिताएं। उसने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकती थी। उस तरह का कॉन्फिडेंस हमारी पुलिसिंग व्यवस्था ने उसमें पैदा ही नहीं किया गुप्ता साहब। नहीं, पुलिसिंग नहीं, सोसाइटी ने औरतों को ये क्यों नहीं बनाई बराबर की दर्जा दिया जाए, उसकी बदनामी ना हो, लड़के की भी बदनामी हो ना। और सब चीजें ओढ़ने के लिए लड़की क्यों बनी हुई है, वही क्यों बदनामी ओढ़ती है। आदमी तो एमसीपी बन करके आराम कर रहा है। वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी है और बुर्जुआ सोसाइटी है, जो हमने औरतों को पढ़ाया नहीं, एम्पावरमेंट नहीं किया। ये सब चीजें सोशल एम्पावरमेंट। चलिए गुप्ता साहब हमारे साथ बिल्कुल पहले पढ़ाइए। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ गीता लूथरा जुड़ गई हैं। गीता लूथरा जो कि एक वरिष्ठ लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपसे जानना चाहता हूं गीता जी, क्या हमारे देश के अंदर विशेष कानून की जरूरत है खासकर इसके ऐसे मामलों में? क्योंकि देखिए यहां पर लड़की का आत्मसम्मान पर सीधा असर पड़ रहा है। क्या विशेष कानून की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत है? क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तो हर कानून में ज़रूरत है, ना केवल इसमें, पर इसके अलावा जो कानून में परिवर्तन लाया गया है, जो लाने की सोच हो रही है और जो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो है रेप के केसेस, दूसरे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, जो कई बार रेप की परिभाषा में नहीं आते। उनमें अगर कानून में अंतर नहीं आएगा तो ऐसे केसेस जिसमें स्टॉकिंग होती है, जैसे गुवाहाटी का इंसिडेंट हुआ है, उन केसेस में ये खाली बेलेबल ऑफेंसेस रह जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अक्यूज को अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो तो कभी बेल नहीं होनी चाहिए, पर ऑफेंस को नॉन बेलेबल कम से कम बनाना चाहिए, सो दैट जो सीरियस ऑफेंस के केसेस हैं उनमें एटलीस्ट लोगों को बेल लेने में कुछ कठिनाई हो, और वो ये ना सोचें कि हमने कुछ भी कर दिया और कानून 10 साल बाद डिसाइड करेगा, जब तक कि विटनेस भी चले जाएंगे और सब लोग चले जाएंगे। आखिरी सवाल संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगा गिरिजा जी, ये पहल तो सरकार को करनी होगी जी, क्यों नहीं इस तरह की पहल की जाती जिस तरह का जिक्र अभी गीता जी ने किया? बिल्कुल सरकार को करनी होगी, और इसीलिए सेक्सुअल असॉल्ट बिल जब मैं अध्यक्ष थी उस समय बना करके सरकार को भेजा था, पार्लियामेंट में आ रहा है, मैंने कहा भी हम उसका स्वागत करते हैं, जिसमें कि रेप विक्टिम को ये जिंदा कैसे रहे ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं, उसके आगे का जीवन भी होता है। लेकिन मैं रंजना जी को बात को दृढ़ता के साथ कहना चाहती हूँ कि जब हल्ला बोला है तो उस हल्ला बोल में हमें उन बच्चों को सशक्त करना होगा। जब 40 साल पहले हम लोग मिर्च पाउडर लेकर के चला करते थे और छोटे से गांव से आते हैं हम लोग भी, तब आज क्यों नहीं? इसलिए हम लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कड़ा कानून हो, एग्जीक्यूशन पुलिस द्वारा ढंग से हो, सिविल सोसाइटी की अवेयरनेस हो, और आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में हम सब शरीक हो, और सरकारें और यही हमारा वायदा है। मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ गिरिजा जी, मुझे माफ कीजिएगा, यही हमारा वायदा है कि रोज ऐसे ही मुद्दे आकर हम हल्ला बोलेंगे। इस आग को हवा मिलनी चाहिए, यह अराजकता नहीं है, मगर मेरे दिल में ना सही ये आग कम से कम तेरे दिल में तो जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम एक मुद्दे को लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़ें, हमें लिखें hallabol@aajtak.com पर। तो आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। इसी तरह के मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।